हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लिंक से जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए सेतु पॉलिटिकल क्लासेस और ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट तक आप क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइएगा और कमेंट मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom a citizen is one who has some share in the governance of the state and who uses the honor conferred by the state। किसके अनुसार एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपयोग करता है। ए वाटल, बी श्रीनिवास शास्त्री, सी एम.के. गांधी, डी एरिस्टोटल। सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एरिस्टोटल। ये अरस्तु जी ने कहा है कि नागरिक वही है जो शासन में भाग लेता हो और उसके द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपयोग करता है। तभी आप जब वेस्टर्न थिंकर में अरस्तु आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप नागरिकता के इनके व्यूज़ पढ़ेंगे तो इन्होंने साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि हम नागरिकता ओल्ड पीपल को, स्लेव्स को, विमेंस को या बाहर से आए हुए लोगों को बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इनका एक्टिवेशन इनका पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं है। ये पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, शासन में ये भाग नहीं लेते हैं, इस वजह से इन्हें नागरिकता बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज बुक्स डिड लास्की मेंशन द मीन्स ऑफ अचीविंग लॉ जस्टिस। लास्की ने अपनी किस पुस्तक में कानून न्याय प्राप्त करने के साधनों का उल्लेख किया है? ए द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में, या बी लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट में, या सी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, डी डेमोक्रेसी इन क्राइसिस में। साधनों की बात की है कि हम लॉ जस्टिस को ऐसे अचीव कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब बुक कौन सी है, आप बताइए कि किस बुक में लास्की ने ये बातें कही हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लास्की की ये बुक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है, आ भी सकती है पब्लिशिंग ईयर के साथ 1925। आप इसे लर्न कर लीजिए। इसी बुक में लास्की ने लॉ जस्टिस अचीव करने के वेज बताए हैं, जैसे कि जजेस की हाई क्वालिफिकेशन हो, उनकी योग्यता ज़्यादा हो, उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाए, सैलरी दिया जाए और उनकी नियुक्ति की जाए, उनका चुनाव नहीं किया जाए। ऐसी कुछ बातें लास्की ने अपनी इस किताब में लिखी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु सेड जस्टिस इज देयर फॉर एन ऑर्डर ऑफ पर्सन्स एंड एन ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल्स रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स टू पर्सन्स। किसने कहा न्याय व्यक्तियों का एक आदेश और सिद्धांतों का एक आदेश है जो व्यक्तियों के अधिकारों के वितरण को विनियमित करता है? ए सेबाइन ने कहा, बी बार्कर ने कहा, सी टॉकवेल ने, या जेम्स ब्राइस ने। देखिए, थ्योरी में जो कंसेप्ट्स हैं लाइक लिबर्टी है, इक्वालिटी है, आपको सिटीजनशिप पढ़ना है, डेमोक्रेसी पढ़ना है, आप जान गए कि लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है। नेक्स्ट स्टेप होता है इनके टाइप्स कितने हैं। उसके बाद आता है स्टेटमेंट कि लिबर्टी पर जॉन लॉक के क्या व्यूज़ थे, हॉब्स के क्या व्यू थे, प्लेटो के क्या व्यू थे। तो वेरियस थिंकर जो भी आपके इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनके व्यूज़ क्या हैं। तो आप स्टेटमेंट है ये, अगर आपको यहाँ पर कोई स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उसे अपने नोट्स में लिख लीजिए। एक जगह पर आपका कलेक्शन तैयार हो जाएगा। अब आती है कि आप बुक कौन सा पढ़ें। पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपका इंग्लिश है मीडियम है तो आप एंड्रयू ह्यूट की किताब आती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, उसको पढ़िए।
और अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी में पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गाबा की आती है, उसको पढ़िए। और हरीश मिश्रा की सर की किताब तो आप पढ़ते हैं, आप उसे भी पढ़िए पॉलिटिकल थ्योरी के लिए एक बार। तो इससे आपका पॉलिटिकल थ्योरी तैयार हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये बारकर का न्याय पर विचार था और बारकर का मानना था कि स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति भी हम न्याय से ही कर सकते हैं। अगर हमें लिबर्टी और इक्वालिटी को प्राप्त करना है तो वो भी हम सिर्फ जस्टिस से ही प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज द ब्रेड ऑफ सोल इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप। किसने कहा शिक्षा आत्मा की रोटी है, स्वस्थ नागरिकता की पहली शर्त है? ए लास्की ने, बी बोसांक्विट ने, या एम.के. गांधी ने, या गिलक्रिस्ट ने? ये भी सिटीजनशिप पर ही है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा आत्मा की रोटी है और स्वस्थ नागरिकता की पहली शर्त है। इस स्टेटमेंट से आप समझिए कि महात्मा गांधी जी एजुकेशन की इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप को प्राप्त करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु रोट द बुक माइंड एंड सोसाइटी। पुस्तक किसने लिखी, माइंड एंड सोसाइटी? ए मॉस्का ने, बी पैरेटो ने, सी राइट मिल्स ने, या सी बी मैकफर्सन ने? ये इंपॉर्टेंट बुक है और प्रीवियस भी इसे मैंने कराया है। अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट खोलिए पॉलिटिकल थ्योरी की और 1 से स्टार्ट करिए। जितनी क्वेश्चन सीरीज चल चुकी हैं सारे क्वेश्चंस लगाइए, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज़रूर आप अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये विल्फ्रेडो पैरेटो की किताब है, 1916 में पब्लिश हुई है। इस बुक में पैरेटो ने मेंशन किया है कंसेप्ट को एलाइट क्लास की, अभिजात वर्ग के बारे में लिखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु डज नॉट सी अपोजिशन बिटवीन पॉलिटिकल एलाइट्स एंड डेमोक्रेसी। राजनीतिक अभिजन और प्रजातंत्र में परस्पर विरोध कौन नहीं देखता है? ए कार्ल मनहम, बी रूसो, सी जॉन लॉक, डी राल्फ मिलीबैंड? इसका सही आंसर क्या होगा? ये प्रीवियसली एग्जाम में आया है, पूछा गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कार्ल मनहम ने माना है कि राजनीतिक अभिजन में और प्रजातंत्र में कोई विरोध नहीं है क्योंकि दोनों में ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इनके अकॉर्डिंग। और अगर डिफरेंस है तो एक बात को लेकर है कि एलाइट ग्रुप में माइनॉरिटी पीपल रूल करते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग शासन करता है, वो निरंकुश हो जाता है। और डेमोक्रेसी देखिए लोकतंत्र में तो मेजॉरिटी बहुमत द्वारा शासक वर्ग करता है, वह रूल करता है और उसे मेजॉरिटी के थ्रू ही शासक को पद से हटा भी जाता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है डेमोक्रेसी में और एलाइट ग्रुप में, लेकिन समानता है इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर, जिसकी कार्ल मनहम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु सेड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट इज नॉट मेयरली अ मोड ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज मोड ऑफ अपॉइंटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसमिसिंग गवर्नमेंट। किसने कहा राज्य के रूप में लोकतंत्र केवल सरकार का एक तरीका नहीं है बल्कि यह सरकार को नियुक्त करने, नियंत्रित करने और खारिज करने का एक तरीका है? ए अब्राहम लिंकन ने, या ब्राइस ने, या सीले ने, या फिर हार्नसा में? आप देखेंगे तो अब्राहम लिंकन का डेमोक्रेसी पर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो समझ जाएंगे कि स्टेटमेंट किसका है। जेम्स ब्राइस का भी इंपॉर्टेंट है, सीले का भी और हार्नसा का भी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी आपको पढ़ना है, लोकतंत्र है आपके सिलेबस में, तो लोकतंत्र पर जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थिंकर्स ने दिए हैं देखिए ऐसे ही क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलते जाएंगे, आप इन्हें एक जगह लिखते जाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हार्नसा का ये डेमोक्रेसी पर स्टेटमेंट है कि ये केवल सरकार
का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये सरकार को नियुक्त करने, नियंत्रित करने और खारिज करने का तरीका है, लोकतंत्र। 8th क्वेश्चन है, विच फेमिनिज्म स्ट्रीम टॉक्ड अबाउट एंडिंग द जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर? किस नारीवाद की धारा ने लिंग पर आधारित श्रम विभाजन को समाप्त करने की बात की गई? ए लिबरल स्ट्रीम में, लिबरल धारा में, या रेडिकल स्ट्रीम में, रेडिकल धारा में, या फिर सोशलिस्ट स्ट्रीम समाजवादी धारा ने, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, कोई और धारा ने। फेमिनिज्म, नारीवाद आपने पढ़ा है और उसमें ही वेरियस स्ट्रीम्स दी हुई हैं, उनके ईयर वॉइस की ये आए और इन विचारकों ने इसका सपोर्ट किया है। अब आप बताइए कि किस धारा में ये बात की गई थी कि हमें लिंग पर आधारित जो श्रम विभाजन है इसको समाप्त करना चाहिए। सारे स्ट्रीम आपको पढ़ने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडिकल स्ट्रीम, रेडिकल धारा। इसकी सपोर्टर हैं सुलामेथ फायरस्टोन और उन्होंने ही लिंग पर आधारित श्रम विभाजन को समाप्त करने की बात की। क्योंकि देखिए, जैसे इनका मानना था कि जो लड़के हैं उनको सिखाया जाता है कि आप अडिग रहिए, आप उद्दंड रहिए, ये शिक्षा दी जाती है, लेकिन लड़कियों को आज्ञाकारी या फिर उनको बिल्कुल दब्बू बनना सिखाया जाता है एक तरह से। और बॉयज़ को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन गर्ल्स को नर्स बने या सेक्रेटरी बने कहीं पर, या फिर गृहिणी बने, ये बातें लड़कियों के साथ की जाती है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइंड के लेवल पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों बराबर होते हैं। इस वजह से ऐसा कोई डिफरेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने का यही तरीका है कि हम जेंडर बेस्ड डिवीजन जो लेबर करते हैं उसे ना करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हुज कंसेप्ट वॉज क्रिएटिव फ्रीडम? रचनात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किसकी थी? ए MP फॉलेट की, बी कार्ल मार्क्स की, सी RM मैकाइवर की, डी CB मैकफर्सन की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, CB मैकफर्सन ने क्रिएटिव फ्रीडम कंसेप्ट की बात अपनी किताब डेमोक्रेटिक थियरी एसेस इन रिट्रीवल में बताया है, जिसमें डेमोक्रेसी के 2 एलिमेंट्स उन्होंने कहा कि एक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज़, उपयोगिता का अधिकतम विस्तार, और दूसरा है शक्तियों का अधिकतम विस्तार, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। 10th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म सिविल सोसाइटी? निम्नलिखित में से किसने पहली बार सिविल सोसाइटी शब्द का इस्तेमाल किया था? नागरिक समाज की बात हो रही है। ए हेनरी ग्रेटियस ने, बी मार्कस तुलियस सिसरो ने, या रूसो ने, या फिर ग्रामसी एंटोनियो ग्रामसी ने। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्कस तुलियस सिसरो, जो कि रोमन स्टेटमैन थे और इन्होंने ही सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल इनमें सबसे पहले किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि नागरिक समाज में नागरिक जो है वो बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। 11th क्वेश्चन है, अंडर विच अप्रोच इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ पॉलिटिकल साइंस? किस उपागम के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को राजनीति विज्ञान से बाहर निकाल देना चाहिए? ए एसोसिएशन अप्रोच के अंतर्गत, एसोसिएशन दृष्टिकोण, या अथॉरिटेरियन अप्रोच के अंतर्गत, अधिनायक दृष्टिकोण के अंतर्गत, या फिर बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहार दृष्टिकोण, या सोशलिस्ट अप्रोच, समाजवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिहेवियरल अप्रोच। व्यवहार दृष्टिकोण बात करता है कि जो राज्य की संकल्पना है इसे राजनीति विज्ञान से बाहर निकाल देना चाहिए। 12th क्वेश्चन है, सिटीजनशिप इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वंस इंस्ट्रक्टेड जजमेंट टू पब्लिक गुड? हु सेड दिस? नागरिकता सार्वजनिक भलाई के लिए दिए गए निर्णय का योगदान है, यह किसने कहा? ए MK गांधी ने, बी लास्की ने, या सी विलियम वाइट ने,
या डॉक्टर व्हाइट ने? इसका सही आंसर क्या होगा? एम.के. गांधी हैं, लास्की हैं, विलियम बॉयड हैं, डॉक्टर व्हाइट हैं। इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हैरोल्ड लास्की ने सिटीजनशिप के लिए ये स्टेटमेंट दिया है कि ये सार्वजनिक भलाई के लिए दिए गए निर्णय का योगदान होता है। नागरिकता तभी दी जाती है जब आप सार्वजनिक भलाई के लिए सोच रहे हो, जब आप सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि ले रहे हो, अपने कर्तव्यों को फॉलो कर रहे हो, ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हो, तब और तभी आपको एक आदर्श मनुष्य समझा जाएगा। 13th क्वेश्चन है, हु रोड दैट नो परमानेंट और अनचेंज लिस्ट ऑफ राइट्स कैन बी क्रिएटेड? किसने लिखा कि अधिकारों की कोई अस्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती? ए रीडची ने, बी आशीर्वादम ने, या लास्की, या फिर बारकर? ये राइट्स पर स्टेटमेंट है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया करिए, तब आप बिल्कुल आंसर किया करिए उसको। 1 मिनट 2 मिनट जितना भी टाइम लगे आपको आंसर सोचने में, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर दीजिए और आंसर अपना लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हैरोल्ड लास्की ने ये कहा है कि हम राइट्स की कोई एक लिस्ट नहीं बना सकते कि हाँ ये 4 राइट हो गए, बाकी सब राइट नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अब याद समझिए, यहाँ पर ये एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं जॉन लॉक को कि जिन्होंने नेचुरल राइट दिए, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को उसमें रख दिया कि ये नेचुरल राइट्स हैं और ये सबको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर लास्की कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अधिकार हैं। आप समझिए कि वेरियस पीपल्स के लिए वो कई तरह के राइट्स हो सकते हैं, अधिकार कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को नेचुरल मान सकते हैं, व्यक्तिगत जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको वो प्राकृतिक मान सकते हैं, और किसी के लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी प्राकृतिक होनी चाहिए कि सबको आर्थिक समानता मिले, ये प्राकृतिक अधिकार में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर सबके अलग अलग विचार अधिकार को लेकर के होते हैं, इसी वजह से लास्की ने ये स्टेटमेंट दी है। 14th क्वेश्चन है, हु डिफरेंशिएटेड बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट? किसने नागरिक समाज और राज्य में अंतर किया? ए रूसो, बी लॉक, जॉन लॉक है, सी कार्ल मार्क्स, डी हीगल? बताइए अब इसका सही आंसर क्या होगा? रूसो पढ़ा है, लॉक भी आपने पढ़ा है, कार्ल मार्क्स भी पढ़ा है, और हीगल भी। सारे थिंकर आप वेस्टर्न थॉट में पढ़ रखे हैं, इसलिए देखिए थिंकर और थॉट दोनों एक साथ नाम लिए जाते हैं, थिंकर थॉट, क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड हैं। वहाँ पे जो थिंकिंग है वहाँ पर भी वेरियस थिंकर्स ने ही उस पर व्यू दिए हुए हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। आप पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़िए और वेस्टर्न थॉट भी पढ़िए और इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी पढ़िए, ये तीनों ही एक तरह से एक यूनिट सेम हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हीगल ने नागरिक समाज में और राज्य में अंतर नहीं किया, क्योंकि हीगल का मानना था कि क्योंकि नागरिक समाज जहाँ इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखता है, राज्य की तरह नहीं। नागरिक समाज में लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत स्वार्थ उनका ऊपर रहता है, बहुत स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसी वजह से हीगल ने नागरिक समाज और राज्य में अंतर किया है। 15th क्वेश्चन है, Who challenged the classical liberal notion of freedom? स्वतंत्रता के शास्त्रीय उदारवादी को किसने चुनौती दी? ए ग्रीन ने, बी एडम स्मिथ ने, सी स्पेंसर ने, डी फ्रीडमैन ने? बताइए तो सही आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर देखिए आप तभी कर पाएंगे जब आप क्लासिकल लिबरल के फ्रीडम पर व्यूज को जानते होंगे कि वो किस तरह की फ्रीडम को सपोर्ट करते थे, तभी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर चैलेंज करने वाले, यानी कि वो उसके व्यू से, उनकी व्यू सेम नहीं है, उनका व्यू मेल नहीं खाता क्लासिकल लिबरल से, और वही इसका आंसर होगा। ये आपके लिए हिंट था। अब आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। टी.एच. ग्रीन ने चैलेंज किया है क्लासिकल लिबरल के व्यूज़ को जो फ्रीडम पर थे। क्लासिकल लिबरल फ्रीडम को सपोर्ट करता था, नेगेटिव फ्रीडम को,
नकारात्मक स्वतंत्रता को, क्योंकि उनका मानना था कि स्टेट को इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल की अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है, वो उसे समानता नहीं मिल पाती है अवसरों की, वो अपने लिए अच्छा सोच सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें राज्य को कोई ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि नहीं, पॉजिटिव फ्रीडम अच्छी होती है जहाँ पर स्टेट इंडिविजुअल के व्यूज़ को एक बार रिव्यू कर लेता है। अगर कोई इंडिविजुअल कोई फैसला ले रहा है और स्टेट की भी वहाँ चल रही है तो वो फैसले का एक अच्छा रिव्यू हो जाएगा। इस तरह से स्टेट का भी अच्छा हो जाएगा और इंडिविजुअल का भी अच्छा होगा, और स्टेट कभी भी अपने इंडिविजुअल जो स्टेट में रह रहे हैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचेगा। तो या इसलिए ग्रीन ने क्लासिकल लिबरल के फ्रीडम के थॉट को एक चैलेंज किया है, बिल्कुल भी उनसे इनका व्यू मेल नहीं खाता। 16th क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग आर की फिगर्स इन कंजर्वेटिज्म? रूढ़िवाद में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख व्यक्ति हैं? कंजर्वेटिज्म को किस किस थिंकर ने सपोर्ट किया है आपको बताना है। ए ऑक्सफोर्ड टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल, बी बुर्क, इरविंग नाइटॉल, जेम्स मैडिसन, सी जॉन रॉल्स, नॉजिक, हेक, डी हॉब्स, हेक या नॉजिक। ए बी सी डी में तीन थिंकर का ग्रुप दिया है, आपको बताना है कि कंजर्वेटिज्म के सपोर्टर कौन कौन से विचारक हैं इनमें से। इसका सही आंसर क्या होगा? कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद समर्थन करते थे, ट्रेडिशंस पर उनका बहुत विश्वास था, प्रॉपर्टी के राइट्स को लेकर वो सपोर्ट करते थे। उनकी जो विचारधारा थी धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद को वो आस्था की दृष्टि से देखते थे। अब बताइए कि थिंकर कौन से जुड़े हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थॉमस हॉब्स हैं, एफ.ए. हेक हैं और रॉबर्ट नॉजिक। ये रूढ़िवाद से जुड़े हुए हैं, इनकी जो विचारधारा है ये रूढ़िवादी से मैच खाती है, बिल्कुल इनके व्यूज़ मैच करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं कंजर्वेटिज्म का। 17th क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, अब आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला है, ऑगस्टीन ने मार्क्सवाद को नवीन युग का एक नया धर्म बताया। ऑगस्टाइन कॉल्ड मार्क्सिज्म अ न्यू रिलीजन ऑफ द न्यू एज। सेकेंड है, इन्होंने आधार बनाया कि मार्क्सवाद वैज्ञानिक सिद्धांत है। ही लेट द ग्राउंड दैट मार्क्सिज्म इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकेंड सही है या दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। दोनों स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, तब आसानी से आप आंसर करिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि ऑगस्टीन ने मार्क्सवाद को नवीन युग का एक नया धर्म बताया। ये ऑगस्टीन ने नहीं बताया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये टोइनबे ने बताया था कि मार्क्सवाद नवीन युग के एक नए धर्म की तरह है। और आधार क्या दिया हुआ है कि मार्क्सवाद का वैज्ञानिक सिद्धांत, नहीं, आधार ये नहीं था। हालांकि मार्क्सिज्म साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उनके थॉट्स हैं, पर इस वजह से नहीं इनको नया धर्म बताया गया, बल्कि इनके सामाजिक न्याय के प्रति जो इनकी तत्परता थी, इनकी विचारधारा सामाजिक न्याय को लेकर के इतनी अच्छी थी और ये हमेशा इसकी बात करते थे कि समाज में न्याय होना चाहिए, वर्कर को उनके हक का मिलना चाहिए। इसी वजह से इनको बताया गया कि मार्क्सवाद एक नवीन युग के एक नए धर्म की तरह है, इस वजह से नहीं कि उनका वैज्ञानिक सिद्धांत है मार्क्सवाद। यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और यहाँ पर देखिए, पंडित नेहरू का भी यही मानना था कि जो मार्क्सवाद है ये नवीन युग का एक नया धर्म है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये सामाजिक न्याय की बात करता है। 18th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूसो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट? रूसो के अनुसार कितने प्रकार की विषमताएं होती हैं? A3, B4, C5, D6। 3, 4, 5, 6 बताइए कि सही आंसर क्या होगा। कितने प्रकार की विषमताएं? देखिए यहाँ पर आप 6 काट के 2 कर लीजिए। अब बताइए कि रूसो कितने तरह की इनइक्वालिटी बताते हैं, और 6 भी देखिए रहने दीजिए, 5 ऑप्शन आप ले लीजिए, 3, 4, 5, 6 और 2।
देखिए इसका सही आंसर ही 2 होगा। रूसो इनइक्वालिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि मनुष्यों में 2 तरह की विषमताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विषमताएं? नेचुरल इनइक्वालिटी, प्राकृतिक विषमता होती है, और दूसरी होती है परंपरागत विषमता। ये बात रूसो ने अपनी बुक डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में लिखी है। नेचुरल इनइक्वालिटी में आता है आय, इनकम, स्वास्थ्य, हेल्थ, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये सारी प्रकृति की देन है, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी में रहेगा। हर इंसान इस तरह से अलग है एक दूसरे से। और ट्रेडिशन में परंपरागत विषमता में आएगा धन संपदा और पद प्रतिष्ठा, जिसमें कि कुछ लोग प्रिविलेज होते हैं और आम नागरिक को उसका अधिकार नहीं मिल पाता है। ये सामाजिक व्यवस्था की देन है, इसलिए इन्हें परंपरागत विषमता रूसो ने कहा। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है, किस क्वेश्चन में डाउट है, किस बात को लेकर आपको डाउट है, कि किस सिंगर का क्या स्टेटमेंट है। कहीं भी आपको कोई डाउट है आप उसे कमेंट में जरूर मेंशन करिए आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड के शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। होप इट विल हेल्प देम। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सीरीज 1 से स्टार्ट किया करिए, लास्ट तक लगाया करिए और लगाइए क्वेश्चंस को, कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हैं। और अगर आपको स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखना है चैनल की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप स्ट्रैटेजी आपको क्या एग्जाम के लिए फॉलो करना चाहिए आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। बुक लिस्ट क्या फॉलो करना चाहिए, बुक लिस्ट के लिए वीडियो बना है, आप बुक लिस्ट वाला वीडियो देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।